हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर नीलेंद्र वर्मा। तो इस वीडियो के अंदर आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी। सो आइए समझते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है। और इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीट पूरी साइंस को पढ़ेंगे। तो पार्ट बाई पार्ट में पूरे जो चैप्टर्स रहेंगे, तो आप इन सारे चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको पूरी साइंस का सिलेबस आपको कंप्लीट करने में हेल्पफुल होगा। सो आइए समझते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर जैसा चैप्टर का नेम है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम चैप्टर से ही इसको समझेंगे। तो साइंस पढ़ने से पहले 2 रूल्स हैं, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपको साइंस को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही इजी हो जाएगा। फर्स्ट रूल क्या है कि आप साइंस को कभी भी रटने की कोशिश ना करें। आप साइंस क्या होता है कि हमारे रियल लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं, हमारे रियल लाइफ में जो भी रिएक्शंस होती हुई देखते हैं, हम देखते तो हैं लेकिन हमने कभी उसको एनालाइज नहीं किया, कभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं कि ये होता है तो क्यों होता है, तो ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमें स्कूल्स में कभी ऐसी चीज़ें सिखाई नहीं गई, हमें सिर्फ क्या बताया गया कि रट लें और इसको एग्ज़ाम दे दें। तो ऐसे होने से हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम जब हायर क्लास में जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है। तो फर्स्ट रूल आपको क्या करना है कि आपको अपनी रियल लाइफ से इसको कोरिलेट करके पढ़ना है। सेकेंड रूल क्या होता है कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स मतलब कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, और पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे लेकिन आपने याद नहीं किया होगा अभी तक, तो उसको ज़रूर याद करें। तो उसको भी हम समझेंगे और केमिकल कंपाउंड्स के भी हमने इसमें पूरी लिस्ट अटैच किया है। तो आइए हम उनको सारी चीज़ों को आप आज समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या एक्सप्लेन करता है। ओके, अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। क्या होता है जब फर्स्ट हमें कुछ ये यहाँ पे घटनाएं दी हुई है जो हमारे रियल लाइफ में होती है, लेकिन हम उसको आज समझेंगे कि ये एक्चुअली में होती क्यों है। ओके, तो ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्या यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध क्या होता है। या अभी आप इसको जब चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही आंसर आपको समझ आ जाएगा। तो मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगा। लोहे का तवा, तसला, कील की आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। अंगूर का कीड़वन हो जाता है। ओके, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ओके, तो ये सारी क्या है, हमारी परिस्थितियां हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में समझते हैं क्या कैसे अभिक्रिया क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले आप समझते हैं कि रिएक्शंस को हम कैसे लिखते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट जो आपका सर्कल, हम ये इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक मतलब क्या, जो रिएक्शंस करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये रिएक्शन ये मिलके करते हैं मतलब, और ये भी रिएक्टेंट मतलब ये दोनों अगर ये टुगेदर कैसे रिएक्शन होती है, तो हम किन्हीं 2 चीज़ों को मिलाते हैं, जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, हमने उसको क्या किया, रिएक्टेंट को एक उनको मिक्स किया, तो इससे क्या हो जाता है, रिएक्शन हुई। मतलब कि जब भी हम इनको मिलाते हैं तो इससे कुछ न कुछ हमें कुछ अलग डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, उत्पाद। ये यानी ये क्या हो गया, हिंदी में अगर हम इसको समझें, अभिकारक। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक है। ओके, और ये जो इधर हमें मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, दैट मीन्स उत्पाद। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं। ओके,
बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप इसको समझ लें तो आपको पूरे साइंस में आपको ये हेल्पफुल होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं जो रिएक्शन करते हैं, ओके। और इधर राइट हैंड साइड में जो लिखते हैं हम वो उत्पाद लिखते हैं, मतलब इस रिएक्शन से बन के हमें कुछ न कुछ प्रोडक्ट मिला है, तो यानी उत्पाद मिला, ओके। और क्या होता है, जब स्पेशल कंडीशंस में कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती है तो हमें उसमें कुछ उत्प्रेरक मिलाते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जैसे कि जैसे क्या होता है कि किसी रिएक्शंस को कराने के लिए हम कोई हेल्पफुल कोई ऐसी उसमें हम उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, जो हम उसमें मिक्स कर देते हैं तो वो रिएक्शन तेज हो जाती है, वो फास्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो हम उत्प्रेरक को मिला देते हैं तो रिएक्शन होने लगते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक। तो अब आइए समझते हैं कि रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया कैसे होते हैं। तो ये आपको पहला एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं इजीली, तो वो एक्सपेरिमेंट आप घर पे ज़रूर करें। और जो नहीं हो सकता लैब में होता है तो आई होप स्कूल में अगर कराएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि घर पे आप ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें जिससे हार्मफुल हो, ओके। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जब भी हम एक मैग्नीशियम का रिबन, अब यहाँ पे आपको ये भी प्रॉब्लम होती आएगी कि आवर्त सारणी में जो हमें वो तत्व दिए हुए हैं तो वो याद नहीं है। तो अभी हम इसको समझेंगे कि पहले हम इसको समझ लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, फिर इसके बाद हम उसी में आने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम एक एक क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है, मतलब तत्व है। तो उसका एक छोटी सी रॉड टाइप के रिबन ले लेते हैं और ये चिमटा है पकड़ने के लिए। और ये क्या होता है, बर्नर। बर्नर में क्या होता है, हम उसको जलाते हैं, ओके। और यहाँ पे ये क्या होता है, एक बर्तन है कांच का, एक कांच का बर्तन है जिसको हम उसकी राख, उसकी ऐश जो होती है जलने के बाद उसको हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। तो उससे हम कुछ देखेंगे कि आखिर क्या बनता है, ओके। तो क्या होता है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जैसे खुले में कर रहे हैं तो क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी एनवायरनमेंट में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब इसको हम जलाते हैं तो हमें कुछ इससे राख जो निकलती है, तो राख हम इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये एक चूर्ण, मतलब हमें छोटे छोटे कणों में मिलता है। तो चूर्ण जैसे जलने के बाद हमें ये क्या मिल जाएगा, चूर्ण मिल जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ साथ हमने जलाया तो ऑक्सीजन मिल गया, तो यहाँ पे जो इकट्ठा होके हमें मिला, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें चूर्ण मिला, ओके, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी इसको समझेंगे, ओके, अच्छे से। फिर नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जैसे रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसमें क्या चेंजेस होता है, हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो हम उसको कैसे पहचाने कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कैसे पहचानेंगे हम कैसे उसको जज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई जिससे हम उसको जज कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। पहला क्या, चेंज इन स्टेट, मतलब अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकासन या उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो कंडीशंस अगर हमें देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ओके। तो अब समझते हैं यहाँ पे रासायनिक समीकरण। अब जैसे केमिकल रिएक्शन तो हमने समझ लिया, अभिक्रिया समझ लिया। अभिक्रिया हमने बता दिया कि प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनता है, ओके। तो ये होते कैसे रासायनिक, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये भी होता है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने समझा, ये क्या है, अभिकारक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमने इसको जलाया तो क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें चूर्ण मिला। क्या इसका मतलब क्या, ये उत्पाद मिला, ओके। सो इस तरह से हम इसको केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, ओके दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गया होगा। अब इससे पहले, अब इसके बाद जो हम समझने, अब दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल को समझने वाले हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड की लिस्ट को समझने वाले हैं, अब उसको हम याद करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए उसको पहले हम याद कर लेते हैं, उसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद अगर हम पूरी साइंस को पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा फिर उसको समझने में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि जैसा आपने पहले भी अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, ये क्या है, आवर्त सारणी है, यानी पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न आवर्त सारणी, मतलब ये आधुनिक आवर्त सारणी है।
तो ये मेंडलीव के द्वारा दी गई है। तो हम अब आधुनिक आवर्त सारणी को ही फॉलो करते हैं, वही हमारे हेल्पफुल है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं और कहाँ तक हमें याद करना है, तभी आपको साइंस इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि मैंने भी याद किया था इसको। आप इतना तक इसको 30 तक याद करें, दैट मीन्स क्या, जिंक तक इसको आप याद कर लें। कैसे? हाइड्रोजन ये फर्स्ट हो जाता है, तो इसको सीरीज में याद करें। जैसे दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि इसको हम कुछ ट्रिक बना के याद करें। ट्रिक बना के याद तो कर लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हमें उसकी जो हमें नंबर्स चाहिए, उसकी परमाणु जो संख्या चाहिए, उसमें हमें हमेशा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं यही सजेशन करूंगा, मैं भी ऐसे ही इसको याद किया था कि आप इसको एक एक लगातार याद करें। दैट मीन्स क्या, हाइड्रोजन, फर्स्ट में हाइड्रोजन याद करें, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो जिंक तक आप इसको एक बार प्रॉब्लम होगी याद करने में, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने याद एक बार कर लिया तो आपको साइंस बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ तक इसको जरूर याद कर लें, और इसको परमाणु संख्या के साथ में। ओके, तो अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स है जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं याद करते तो साइंस आप भूल जाइए कि साइंस आपको बनेगी। तो कुछ ज़रूरी है जो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप ये इस जो आप अपने एक पेपर में आप बढ़िया चार्ट बना लें, आप जहाँ पढ़ते हैं वहीं भी स्टडी टेबल के पास आप इसको लगा लें, तो आप इसको ये आपको रटने की जब भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको देखते हैं, रोज़ देखेंगे तो आप इसको याद हो जाएगा, आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, CO2। इसका फॉर्मूला के साथ साथ आप इसका केमिकल नेम भी जरूर याद रखें। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ओके, सोडियम क्लोराइड, ये भी याद रखें, यानी NaCl। कॉपर सल्फेट, CuSO4। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये भी याद रखें। नाइट्रिक एसिड, HNO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो SO2। वाटर जो पानी होता है, H2O। अमोनिया गैस, NH3। ओके, सोडियम क्लोराइड, NaCl। पोटेशियम क्लोराइड, KCl। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा ये, H2S। मीथेन, CH4। ओके, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो ये आप याद कर लें तो ये आपको बहुत ही इजी हो जाएगा साइंस को समझने में। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये कुछ कार्बन की चेन्स हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये 10 है, कुल 10 है। इसको भी याद करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, जिसको आप बिल्कुल सेकेंड के अंदर आप इसको निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मीथेन मतलब ये है क्या और इसके फॉर्मूला क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, मीथेन, CH4, एथेन, C2H6, प्रोपेन, C3H8, ब्यूटेन, C4H10, पेंटेन, C5H12, हेक्सेन, C6H14, हेप्टेन, C7H16, ऑक्टेन, C8H18, नोनेन, C9H20 एंड डेकेन, C10H22। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा कि इसको कैसे हम याद करेंगे। ओके, तो मेथेन को अगर हम फर्स्ट मतलब एक कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे, एथेन को 2 कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोपेन को 3 कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ब्यूटेन को 4 कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे, पेंटेन को 5 कार्बन से। ओके, एंड हेक्सेन को 6 कार्बन से, हेप्टेन को 7 कार्बन से, ऑक्टेन को 8 कार्बन से और नोनेन को 9 कार्बन से। ओके, एंड डेकेन को 10 कार्बन से। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला हम इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जैसे हमने बताया कभी कि फर्स्ट मीथेन को कितने कार्बन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1 कार्बन से। ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CnH2
H2N+2। ओके, तो अब देखिए मीथेन का हम कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, बिल्कुल सेकेंड के अंदर आपको निकल जाएगा। CN की जगह पे हमें क्या पुट कर देना, 1 लिख देना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है, ठीक। तो यहाँ पे फिर H2N, 2 × 1 दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 + 2। ओके, तो यानी क्या बन गया ये CH4। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे CH4 किसका फॉर्मूला है, अभी अभी हमने पढ़ा था, इसको क्या पढ़ा था, ये मीथेन का फॉर्मूला है। इसी तरह सिमिलरली हम एक और निकाल देते हैं, फिर इसको आपको खुद निकालना है सभी के। ओके, एक और निकाल के देख लेते हैं अपन। अभी यहाँ पे निकालेंगे हम, क्या रखेंगे, 2 रख के देखते हैं। ओके, n = अगर हम 2 रखेंगे तो देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक। CN की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2, H2 × 2 दैट मीन्स 4 + 2, तो क्या बन गया, C2H8। तो आइए देखते हैं किसका फॉर्मूला है ये, C2H8। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक मिनट, ये यहाँ पे 4 + 2 है तो यानी H6 होगा। ओके, यानी C2H6। ओके, ये होगा। ओके, तो क्या निकला यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला हमें पता चल गया, एथेन का। तो इसी तरह दोस्तों आपको पुट करके n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको 10 तक आपको ये इसको निकालना है। तो ये तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप इजीली फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे आपको रटना है, याद करना है। अगर ये याद हो जाएगा तो पूरी साइंस आपको इजी हो जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये 30 तक आपको इसका जो तत्व है इसको याद रखना है। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जैसा हमने अभी आवर्त सारणी को समझ लिया और उसके जो तत्व हैं उनको याद कर लिया, फिर इसके बाद अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको कितना इजी लगेगा। अब ये समीकरण आपको कितना इजी दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपने पूरा जो कंपाउंड से याद कर लिया, तो आपको ये कितना इजी लगेगा। जैसे Mg लिखा है यहाँ पे, तो Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम + O2 दैट मीन्स क्या, ऑक्सीजन। और ये क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, दैट मीन्स क्या, ये क्या है, अभिकारक है। ओके, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, अभी हमने समझा, प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्या है, ये उत्पाद बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे उत्पाद दोनों मिलके क्या बन गए, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हमें समीकरण के अंदर समझने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे कुछ अभी समझेंगे, संतुलित करना। जैसे कि आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन, क्या, एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तो क्या होता है कि हम कभी भी किसी भी एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते, दैट मीन्स क्या, ऊर्जा को ना हम क्रिएट कर सकते और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब क्या कि ना हम ऊर्जा को बना सकते और ना हम उसको ख़त्म कर सकते। ये सिर्फ क्या हो सकता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई एक अवस्था से हम दूसरे अवस्था में चेंज कर सकते हैं और इसको हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। इसी तरह एक चीज़ और आपने समझा होगा, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, द्रव्यमान के संरक्षण नियम में इसमें भी सेम ऐसे ही होता है कि द्रव्यमान को ना हम क्रिएट कर सकते और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब क्या कि जब भी हम किसी कंपाउंड की जितनी क्वांटिटी लेंगे उसका उतना ही वेट रहेगा, मतलब उसका उतना ही भार रहेगा, उतनी ही क्वांटिटी रहेगी। दैट मीन्स क्या कि हमने अगर हम समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी को 50 ग्राम लिया है तो 50 ग्राम ही उस कंपाउंड रहेगा। हम उसको 10 मतलब उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, मतलब 70 ग्राम नहीं कर सकते जब तक हम उसमें कोई उसी की ही क्वांटिटी मिक्स ना करें। तो वो कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता, ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक। तो उसको हम ना ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जो हम समीकरण यहाँ पे लिखते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित मतलब क्या कि जितनी क्वांटिटी अभिकारक की है उतनी ही क्वांटिटी यहाँ पे प्रोडक्ट बनना चाहिए, तभी वो संतुलित होगा। ध्यान रखना इस बात को आप, ठीक। तो संतुलित करने के लिए सिंपली क्या होता है कि जितनी क्वांटिटी इधर उतनी क्वांटिटी प्रोडक्ट साइड बनना चाहिए। यही है इसका मेन फंडा तो संतुलित का। तो संतुलित का आप इसमें समझते हैं, कुछ रिएक्शंस हमें दी हुई हैं, रिएक्शंस को हम कैसे संतुलित करेंगे। ओके, रिएक्शन तो ये क्या है, जिंक हमने पढ़ा अभी, Zn हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, जब अभी हमने पढ़ा, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाता है,
H2SO4। ओके, नेक्स्ट फिर ये क्या है, ZnSO4, इसका प्रोडक्ट बनता है, प्लस इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाता है। तो इसको अगर देखें तो इसकी क्वांटिटी को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने में अगर ये देखते हैं कि जितना इधर प्रोडक्ट है उतना ही उधर, जितना इधर अभिकारक है उतने ही उधर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो संतुलित करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं इसका आगे संतुलित करने के लिए समीकरण को, और कैसे हम इसकी प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसके अभिकारकों की कितनी संख्या होती है, उसने हम कितने उत्पाद उधर हम कैसे उसको मेंटेन करेंगे, कैसे उसकी हम प्रोडक्टिविटी शो करेंगे, कितना प्रोडक्ट है उधर। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और आई होप, आपको आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया बेसिक चीज़ आपको वो समझ आ गया होगा, और वो पीरियोडिक टेबल एंड जो कंपाउंड एलिमेंट्स हैं वो सभी आप ज़रूर याद कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।